नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी, जो देश के जाने माने पत्रकार संपादक हैं, जिनका दुनिया में बहुत नाम है, वो राजनीतिक मसलों पर अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष। तिलमिला भले जाए, लेकिन जो सच का आईना उनको दिखाने की कोशिश श्रवण जी करते हैं, उसमें जब अपना चेहरा देखते हैं तो उनको तकलीफ भी होती है। आज भी दरअसल हम बातचीत करेंगे अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से किसी तरीके की कोई रिलीफ, कोई राहत नहीं मिली। उल्टे वो और फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके जो तमाम तर्क थे, अप्रूवर को लेकर तर्क था या चुनाव के समय साजिश करके उनको फंसाने के तर्क थे, इन सब का ब्यौरेवार जवाब हाईकोर्ट ने दे दिया है और लिखित तौर पर अपने जजमेंट लिख दिया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया। साथ ही साथ ये भी मान लिया है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो अरविंद केजरीवाल को लिंचपिन कहा था, उस संदर्भ में भी उनके तर्क को भी मान लिया है। यानी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की साजिश में भी संलिप्त है और साथ ही साथ उन्होंने किकबैक भी लिया, यानी घूस भी ली है। अब इस संदर्भ में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली की जनता और देश के बाहर जो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नहीं मानती है, उनको मानते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसके वे अग्रणी नेता हैं और वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। तो वैसे में जनता क्या सोचती है और क्या ये जो लड़ाई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई नरेंद्र मोदी या ईडी ने की है, या इसके पीछे की कोई गहरी राजनीति है, और जनता इसको कैसे और किस संदर्भ में लेती है? श्रवण जी हमारे साथ है, उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्रवण जी, तो ये अजीबोगरीब स्थिति में आप पूरा केस फंस गया है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल जनता का जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसको आप कैसे आज एनालाइज करेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में इस तरह का जो मामला है इतने सालों की पत्रकारिता में मैंने शायद कभी देखा नहीं है। मैंने जो पुराना किस्सा मुझे याद आता है, इससे मिलता जुलता, वो ये कि 2001 के करीब का किस्सा आता है, जब वो हम लोग नए तो नहीं, पर जो पत्रकारिता दिल्ली में करते थे, और जब हमने स्टिंग ऑपरेशन देखा था तहलका का, जिसमें बीजेपी के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन, बंगारू लक्ष्मण, उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। अब वो मामला, उस मामले को मैं क्यों याद कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ कि मैं इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से क्यों देखता हूँ। देखिए, आपने भूमिका में बता दिया कि हाईकोर्ट ने उनको, जो उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को वैध मानते हुए जो कहा है जी, वो तो ये कहा है कि वो शराब नीति बनाने में भी शामिल थे और घूस मांगने में भी शामिल थे, निजी संयोजक के रूप पर पार्टी के तमाम चीजें उन्होंने कही है। और ये भी कहा है कि ये पूरा जो अप्रूवर का जो स्टेटमेंट है, वो कोर्ट के सामने रिकॉर्ड हुआ है, ईडी के सामने नहीं हुआ है। इसलिए वो जो चैलेंज कर रहे हैं चीजों को, वो उसमें कोई दम नहीं है। हमको कोर्ट ने जो कहा उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक कोर्ट अगर संजय सिंह को इस मामले में रिहा कर देती है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है जी, मिले, और ईडी पेश नहीं कर पाया, और उनकी रिहाई का, उनको जेल से छोड़ने का ईडी भी विरोध नहीं करती है, तो हमको ये मानना चाहिए कि संजय सिंह को अगर रिहा किया और इनको नहीं कर रहे हैं, तो कोई कारण होना चाहिए। एक जो बड़ा जो इशू बन सकता है वो ये कि भाई, अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई इशू था नहीं या सबूत नहीं थे, तो फिर ईडी ने 180 दिन तक उस आदमी को बंद करके क्यों रखा? 180 दिनों तक देश के एक सांसद को बिना सबूतों के आप बंद करके रखते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है। मतलब, अगर संजय सिंह इसको लेकर, या जनता का कोई आदमी जाए अदालत में कि भाई आप ये बताइए कि आपने, अगर आप एक सांसद को 180 दिनों तक बंद कर रख सकते हैं, तो देश के आम नागरिक को तो आप 180 महीनों तक भी बंद कर सकते हैं, 180 साल तक भी बंद कर सकते हैं। अब संजय सिंह का मामला नहीं है, क्योंकि हम केजरीवाल पर बात कर रहे हैं। केजरीवाल कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, जाना भी था, उनको जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके मामले की जल्दी सुनवाई की जाए,
चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप मेल कर दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जाना इसलिए जरूरी था कि नहीं जाते तो वो ये इम्प्रेशन जाता कि जो हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है और ये मान लिया है कि हाँ वो अपराधी हैं जी। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को बरकरार रखता है तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि एक जल्दी सुनवाई का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जो दिल्ली सरकार पर जो तलवार लटकी हुई है उसका फैसला भी फिर जल्दी हो जाए, मतलब बर्खास्त हो जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन गवर्नर का रूल हो जाए और चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा हो सकता है कि उनको फायदा मिल जाए। मैं इसमें एक दूसरी चीज ये पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2011 में उस समय पूरे आम आदमी पार्टी के आंदोलन में उपस्थित था रामलीला मैदान में, और जी 27 अगस्त को भी था मैं, जब ये पूरा का पूरा मामला अगस्त में भी था मैं 2011 में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी घटना हो रही है एक आम आदमी पार्टी के नेता को जिसने इतनी बड़ी क्रांति उस समय के हिसाब से की, उसकी ईडी द्वारा गिरफ्तारी, उसके घर की छानबीन, उसको इतने दिनों से जेल में रखना, या संजय सिंह को 180 दिन रखना, या मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय से हैं, या सत्येंद्र जैन हैं, दिल्ली की जनता में कोई हरकत क्यों नहीं हो रही है? या वो लोग जो जिन्होंने इतनी मैंडेट दी, इतनी बड़ी मैंडेट दी, विधानसभा में मैंडेट दी, 2-2, 3-3 बार दी उन्होंने, और प्रधानमंत्री की नाक के नीचे दी कि वो देश को जीत रहे हैं और दिल्ली को हार रहे हैं, वो जनता इस समय कहाँ है? तो वो जनता क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई है, या वो लोग जो थे 2011 में वो बदल गए हैं, वो आज वो लोग हैं ही नहीं, पूरी तरह से एक पब्लिक का ट्रांसफर हो गया है, मतलब ट्रांसफर ऑफ मासेस हो गया है, पलायन हो गया है उस पॉपुलेशन का। एक जो मुद्दा उभर के आता है, जो मेरे मन में भी आया, मैंने जब बंगारू लक्ष्मण का जिनका जिक्र किया मैंने आपके सामने, उनका मामला में स्टडी कर रहा था, तो वो ये था कि केजरीवाल ने जो पैसा लिया वो खुद के लिए नहीं लिया। मैं इसमें केजरीवाल को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं कि वो ईमानदार हैं या करप्ट हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर मामले में ये जो पैसा था वो उन्होंने गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव, मतलब ये ईडी के आरोप में भी है, मतलब जो मूल आरोप है उसमें भी ये है कि ये पैसा जो है विधानसभा चुनाव में गया। और दूसरा ये जो पॉइंट निकल कर आता है, एक तो ये कि उन्होंने अपने लिए नहीं दिया, दूसरा पॉइंट ये निकल कर आता है कि जिस आदमी ने दिया, ये जो संस्थान या कंपनी इन्वॉल्व है, उसने इनको जितना पैसा दिया शराब नीति के एवज में, उससे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बीजेपी को दिया। और संजय सिंह जिस तरह के फोटो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि वो आदमी जिसको दिया या जिसकी कंपनी ने दिया वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, फोटो खिंचवा रहा है, और वो तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है वहां आंध्र प्रदेश में। अब मामला यह है कि नैतिकता का तकाजा क्या है जी, मतलब बंगारू लक्ष्मण ने जो पैसा लिया पार्टी फंड के लिए, और उनको उस समय 4 साल की सजा हुई, 11 साल बाद हुई, मतलब सीबीआई की अदालत में। और इनको हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक करना चाहती हो, और वो चाहती हो कि इनको निपटा दिया जाए, तुरंत निपटा दिया जाए, जिससे कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मैं एक जो मेरे मन में एक और बड़ा सवाल जो आता है वो ये आता है कि आर्थिक अपराधों से बड़े मामले ये हैं कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली जो ताकतें देश में हैं, जो खुलेआम फैलाती हैं, और जिनके कारण इतना वैमनस्य बढ़ता है, और जो जिनके संबंध सत्तारूढ़ दल से हैं,
और कुछ के नहीं है। मान लीजिए कि हैदराबाद में ओवैसी बंधु जिस तरह के भाषण देते हैं, या हरिद्वार की धर्म संसद में जिस तरह के भड़कीले भाषण होते हैं, या नुपुर शर्मा जैसे पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की बातें कहते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और किस तरह की कार्रवाई होती है? तो क्या कार्रवाई के मापदंड, मतलब आर्थिक अपराध हों तो अलग होंगे और सांप्रदायिक अपराध हों तो अलग होंगे, पहली चीज ये है। और सांप्रदायिक अपराध में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जनता किसके साथ है। जनता मतलब जो मैंने दिल्ली की जनता का आपको सवाल उठाया वो ये कि अगर सांप्रदायिक मामलों में अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जनता पर क्या प्रतिक्रिया होगी। पर इससे दूसरा जुड़ा हुआ सवाल यह है कि आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों को, भ्रष्टाचारियों को तो बीजेपी टिकट भी दे रही है। जो बड़े बड़े घोटालों में शामिल हैं उनको टिकट दिए गए हैं। तो इसमें क्या केजरीवाल को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी को, एक पार्टी को, इमर्जिंग पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है? तो आज आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं, कल आप दूसरे जितने छोटे छोटे दल हैं उनको भी ले सकते हैं, कि हेमंत सोरेन को भी ले सकते हैं, कि झारखंड मुक्ति मोर्चे को भी अब खत्म करना जरूरी है जी। ये जो मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो परतें उभर कर आ रही हैं कि आपने सत्तारूढ़ दल को, मतलब इसमें बेनामी पैसा भी मिला है। मतलब एक ट्रांजैक्शन जो शो हुआ है उसमें वो ये है कि कौन दे गया पैसा उसका नाम नहीं पता है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है कि लोगों को, यानी राहुल गांधी जिसको कहते हैं कि वसूली, एक्सट्रैक्शन, वो जो मामला है इसमें क्या ये आर्थिक अपराधों में नहीं आता है क्या? कि आप और आता है तो क्या कोई एजेंसी की हिम्मत होगी कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ या उसके किसी अध्यक्ष के खिलाफ या संयोजक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज से डरी हुई है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो एक बड़ा खतरा यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो घोटाला सामने आ रहा है उसमें आने वाली हुकूमत बड़े बड़े कार्रवाई कर सकती है, उसमें फिर केजरीवाल का पूरा प्रकरण छोटा पड़ जाएगा। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई है, जिसको जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, प्रचारित किया जा रहा है, या ये क्या मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं जो बड़े बड़े जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, क्या उनको छुपाने के लिए या उनका असर कम करने के लिए चुनाव पर कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, और ये केजरीवाल का मुद्दा पूरी वोटिंग तक, पंजाब की और दिल्ली की वोटिंग तक, मतलब 1 जून तक चलता रहे, क्या इसके पीछे इरादा ये है? तो जनता को इसके पीछे के परतों पर भी जाना पड़ेगा, खोलकर देखना पड़ेगा कि ये पूरा मामला कहीं एक तरफा तो नहीं बनाया जा रहा है और इसमें दूसरी पार्टी को क्या क्लीन चिट तो नहीं मिल रही है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।